आज हम एक ऐसी रानी की कहानी सुनेंगे जो किसी राजा की पत्नी नहीं बल्कि खुद एक शासक थीं। उनका नाम था रजिया सुल्तान। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थीं। सोचो, आज से लगभग 800 साल पहले जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी ज्यादा आजादी नहीं थी, तब एक महिला पूरे राज्य पर शासन करती थी। रजिया सुल्तान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि साहस, बुद्धिमानी और हिम्मत की एक मिसाल है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में योग्यता और हौसला हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। रजिया का जन्म उस दौर में हुआ था जब पर्दे का रिवाज था और महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाता था। समाज की सोच थी कि शासन करना सिर्फ पुरुषों का काम है, लेकिन रजिया के पिता सुल्तान इल्तुतमिश की सोच अलग थी। उन्होंने अपनी बेटी में वे सभी गुण देखे जो एक अच्छे शासक में होने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। यह उस समय के लिए एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। रजिया ने अपने पिता के इस विश्वास को सच साबित करके दिखाया। उनकी कहानी हमें दिल्ली के उस पुराने समय में ले जाती है जब सल्तनत की नींव रखी जा रही थी। यह वह समय था जब हर तरफ विद्रोह और साजिशों का माहौल था। ऐसे मुश्किल समय में एक महिला का सुल्तान बनना और सफलतापूर्वक शासन चलाना कोई आसान काम नहीं था। रजिया को न केवल बाहरी दुश्मनों से बल्कि अपने ही दरबार के अमीरों और सरदारों से भी लड़ना पड़ा। वे लोग एक महिला के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं थे, लेकिन रजिया डरी नहीं। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपने छोटे से शासनकाल में इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये कहानी सिर्फ एक बहादुर रानी की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की भी कहानी है जो उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया। रजिया सुल्तान ने यह साबित कर दिया कि शासन करने की काबिलियत लिंग देखकर नहीं आती, बल्कि हिम्मत, ज्ञान और न्याय की भावना से आती है। उनकी कहानी आज भी हम सभी के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहिए और अपनी योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। आइए इस महान शासिका के जीवन के पन्नों को पलटें और उनकी प्रेरक यात्रा को जानें। रजिया का जन्म दिल्ली के सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश के घर हुआ था। वह एक राजकुमारी थीं, लेकिन उनका बचपन दूसरी राजकुमारियों जैसा नहीं था। जहां दूसरी राजकुमारियां महलों के अंदर रहती थीं, वहीं रजिया अपने पिता के साथ रहती थीं और शासन के काम में रुचि लेती थीं। उनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश एक बहुत ही समझदार और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी रजिया में सीखने की बहुत ललक है और वह बहुत बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने रजिया की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने बेटों की शिक्षा पर देते थे। सुल्तान इल्तुतमिश अपनी बेटी को अक्सर अपने साथ दरबार में ले जाते थे। वहां रजिया बैठकर देखती थीं कि राज्य के फैसले कैसे लिए जाते हैं और समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है। उन्होंने बचपन से ही राजनीति और प्रशासन के दांव पेंच सीखे। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और सेना का नेतृत्व करने की भी ट्रेनिंग दी गई। उस जमाने में लड़कियों को हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता था, लेकिन रजिया इन सब कलाओं में माहिर थीं। वह किसी भी राजकुमार से कम नहीं थी, बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर थी। उनके पिता इल्तुतमिश अपने बेटों के व्यवहार से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके बेटे शासन की बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। वे अक्सर भोग विलास में डूबे रहते थे, लेकिन रजिया में उन्हें एक योग्य शासक के सभी गुण दिखाई देते थे। वह गंभीर, मेहनती और न्यायप्रिय थीं। जब सुल्तान इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान पर गए, तो उन्होंने दिल्ली का शासन अपनी बेटी रजिया को सौंपा। रजिया ने उस दौरान इतनी कुशलता से राजकाज संभाला कि उनके पिता बहुत प्रभावित हुए। यह उनके लिए एक परीक्षा की तरह थी, जिसमें वह पूरी तरह सफल हुई। इसी घटना के बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपने सभी दरबारियों और अमीरों के सामने घोषणा की कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी रजिया ही दिल्ली की सुल्तान बनेंगी। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक महिला को सुल्तान बनाया जा सकता है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी मेरे बेटों से कहीं ज्यादा काबिल है। इस तरह रजिया का बचपन और उनकी शिक्षा ने उन्हें उस सिंहासन के लिए तैयार किया जो इतिहास में उनका इंतजार कर रहा था। सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया का सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके पिता ने तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन दरबार के तुर्की अमीर और सरदार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
उन्हें एक महिला के आदेश का पालन करना अपनी शान के खिलाफ लगता था। वे सोचते थे कि एक औरत उन पर कैसे शासन कर सकती है। इसलिए उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने रजिया के बजाय उनके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठा दिया। यह रजिया के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। रुकनुद्दीन एक बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था। उसे राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना ज्यादातर समय मनोरंजन और ऐशो आराम में बिताता था। असल में शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी महिला थी। उन्होंने अपने विरोधियों को बेरहमी से मरवाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे राज्य में अराजकता और असंतोष फैल गया। दिल्ली की जनता इस कुशासन से तंग आ चुकी थी। वे एक ऐसे शासक को चाहते थे जो न्याय कर सके और राज्य में शांति स्थापित कर सके। ऐसे मुश्किल समय में रजिया ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लोगों का भरोसा जीतने का फैसला किया। एक शुक्रवार को जब लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठा हुए तो रजिया भी वहां पहुंची। उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो उस समय न्याय मांगने का प्रतीक था। उन्होंने भीड़ के सामने खड़े होकर एक बहुत ही भावुक भाषण दिया। उन्होंने लोगों को अपने पिता सुल्तान इल्तुतमिश की इच्छा के बारे में याद दिलाया और शाह तुर्कान के अत्याचारों के बारे में बताया। उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर वे उन्हें सुल्तान बनाएंगे तो वह एक न्यायप्रिय और अच्छा शासन देंगी। दिल्ली की जनता रजिया की बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उन्हें रजिया में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लोगों की भीड़ ने महल पर धावा बोल दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कर लिया। उन्होंने रजिया को दिल्ली की सुल्तान घोषित कर दिया। यह इतिहास में एक अद्वितीय घटना थी, जहां जनता की शक्ति ने एक महिला को सिंहासन पर बिठाया था। रजिया सुल्तान बन गई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उनकी असली चुनौतियां तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उन्हें न केवल राज्य चलाना था, बल्कि उन सभी लोगों का भी सामना करना था जो उन्हें सुल्तान के रूप में देखना नहीं चाहते थे। जब रजिया सुल्तान बनी तो उन्होंने सबसे पहले शासन व्यवस्था को सुधारने का काम किया। उन्होंने महसूस किया कि एक सुल्तान की तरह दिखने और व्यवहार करने के लिए उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे। उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया और पुरुषों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वह एक लंबा कोट यानी कुबा और एक टोपी कुलाह पहनती थीं। वह खुले मुंह दरबार में आती थीं और बिना किसी झिझक के फैसले सुनाती थीं। वह घोड़ों पर सवार होकर जनता के बीच जाती थीं और युद्ध के मैदान में अपनी सेना का नेतृत्व भी करती थीं। उनका यह रूप देखकर पुराने विचारों वाले अमीर और सरदार बहुत नाराज हुए। रजिया जानती थीं कि शासन चलाने के लिए उन्हें वफादार और काबिल लोगों की जरूरत है। दरबार में ज्यादातर तुर्की अमीर थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे और हमेशा उनके खिलाफ साजिशें रचते रहते थे। इसलिए रजिया ने तुर्की सरदारों पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की। उन्होंने गैर तुर्की लोगों को भी बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू किया। उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर लोगों को चुना, न कि उनकी जाति या वंश के आधार पर। उनका यह कदम बहुत साहसिक था, लेकिन इससे तुर्की अमीर और भी ज्यादा उनके दुश्मन बन गए। अपने शासन को मजबूत करने के लिए रजिया ने राज्य में कानून और व्यवस्था को कड़ा किया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाया और नए कुएं खुदवाए। उन्होंने शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया और कई स्कूल और मदरसे खुलवाए, जहां विज्ञान, साहित्य और दर्शन पढ़ाया जाता था। वह कला और संस्कृति की भी बड़ी संरक्षक थीं। उनके शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि आई। आम लोग उनसे बहुत खुश थे, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाली शासिका थी। वह हर किसी की समस्या को ध्यान से सुनती थी और निष्पक्ष फैसला करती थी। हालांकि रजिया के सुधार और उनके साहसिक फैसले दरबार के शक्तिशाली तुर्की सरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें यह बात सहन नहीं हो रही थी कि एक महिला उन पर हुक्म चलाए और अपने मन मुताबिक फैसले ले। वे रजिया को एक कठपुतली शासक बनाना चाहते थे, लेकिन रजिया ने किसी के हाथ की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक सच्चे सुल्तान की तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी पुरुष शासक से कम नहीं है। रजिया सुल्तान केवल एक बुद्धिमान प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक बहुत बहादुर योद्धा भी थी। उन्होंने बचपन से ही सैन्य प्रशिक्षण लिया था और उन्हें युद्ध की कला में महारत हासिल थी। जब वह सुल्तान बनी तो राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं थीं और कई प्रांतीय गवर्नर विद्रोह करने की धमकी दे रहे थे। रजिया ने इन चुनौतियों का सामना महल में बैठकर नहीं किया,
बल्कि वह खुद अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरी। वह घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लेकर अपने सैनिकों के आगे चलती थीं। उनका यह रूप देखकर उनके दुश्मनों के भी हौसले पस्त हो जाते थे। उनके शासनकाल की शुरुआत में ही लाहौर और मुल्तान जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों के गवर्नरों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली की ओर अपनी सेनाएं लेकर बढ़ रहे थे। ये रजिया के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वह इन शक्तिशाली विद्रोहियों से समझौता कर लें, लेकिन रजिया ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और विद्रोह को कुचलने के लिए दिल्ली से बाहर निकली। उन्होंने न केवल बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी कूटनीतिक समझ का भी परिचय दिया। उन्होंने विद्रोहियों के बीच फूट डाल दी और उन्हें आसानी से हरा दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना रणथंभौर के किले से जुड़ी है। राजपूतों ने इस किले को घेर लिया था और वहां फंसी तुर्की सेना को मदद की जरूरत थी। रजिया ने तुरंत अपनी सेना के साथ रणथंभौर की ओर कूच किया। उन्होंने बहादुरी से राजपूत सेना का सामना किया और किले से अपनी सेना को सुरक्षित बाहर निकाला। यह उनकी सैन्य रणनीति और साहस का एक बड़ा प्रमाण था। उन्होंने यह दिखा दिया कि वह न केवल अपने राज्य की रक्षा कर सकती हैं, बल्कि अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रजिया की बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी बहादुरी तो समाज की उन पुरानी सोच और परंपराओं के खिलाफ लड़ना थी जो महिलाओं को कमजोर मानती थीं। उनका पुरुषों के कपड़े पहनना, खुले दरबार में आना और सेना का नेतृत्व करना, यह सब उनके अदम्य साहस को दिखाता है। वह जानती थीं कि उनके इन कदमों से कई लोग नाराज होंगे और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहीं। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और वही किया जो उन्हें एक सुल्तान के रूप में सही लगा। रजिया सुल्तान को आज भी उनके न्यायप्रिय शासन के लिए याद किया जाता है। वह मानती थीं कि एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा के साथ न्याय करना है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान। उनके दरबार के दरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खुले रहते थे। कोई भी व्यक्ति सीधे उन तक अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकता था। वह हर मामले को बहुत ध्यान से सुनती थीं और दोनों पक्षों की बात सुने बिना कोई फैसला नहीं करती थीं। उनकी निष्पक्षता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और लोग उन पर बहुत भरोसा करते थे। उनके शासनकाल का एक प्रसिद्ध किस्सा है। एक बार एक गरीब विधवा महिला उनके दरबार में आई। उसने शिकायत की कि एक अमीर और शक्तिशाली सरदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह महिला बहुत डरी हुई थी क्योंकि वह सरदार बहुत प्रभावशाली था। रजिया ने तुरंत उस सरदार को दरबार में बुलाया। सरदार ने अपनी शक्ति के घमंड में आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन रजिया ने मामले की पूरी जांच करवाई। जब यह साबित हो गया कि सरदार दोषी है, तो उन्होंने उसे कड़ी सजा दी और उस विधवा को उसकी जमीन वापस दिलवाई। इस घटना ने लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ा दिया। रजिया ने राज्य में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित की। उन्होंने पूरे साम्राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, और वहां योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया और उन्हें डाकुओं से सुरक्षित बनाया, जिससे व्यापारी बिना किसी डर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी सुधारी। इन सभी कामों से राज्य की आय बढ़ी और प्रजा खुशहाल हुई। रजिया का मानना था कि शिक्षा और ज्ञान किसी भी समाज की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्कूलों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना को बहुत महत्व दिया। उन्होंने विद्वानों, कवियों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया और उनका सम्मान किया। वह खुद भी बहुत पढ़ी लिखी थी और ज्ञान की कद्र करती थी। उनका शासनकाल भले ही बहुत छोटा, सिर्फ 3.5 साल का रहा हो, लेकिन इस छोटे से समय में भी उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी याद किया जाता है। उनका न्याय और सुशासन का मॉडल बाद के कई शासकों के लिए प्रेरणा बना। रजिया की योग्यता और सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। दरबार के 40 शक्तिशाली तुर्की सरदारों का गुट, जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता था, शुरू से ही उनके खिलाफ था। उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक महिला उन पर शासन करे और स्वतंत्र रूप से फैसले ले। वे रजिया को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को सुल्तान बनाना चाहते थे जो उनके हाथ की कठपुतली बनकर रहे। इसलिए वे लगातार रजिया के खिलाफ साजिशें रचते रहते थे और उन्हें कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इन सरदारों ने रजिया के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। उन्होंने रजिया और उनके एक वफादार अधिकारी
जमाल उद्दीन याकूत के बीच के संबंधों को लेकर झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। याकूत एक अबिसीनियाई मतलब इथियोपियाई गुलाम थे, जिन्हें रजिया ने अपनी योग्यता के आधार पर शाही घुड़साल का प्रमुख बनाया था। वह गैर तुर्की थे, इसलिए तुर्की अमीर उनसे वैसे ही जलते थे। जब रजिया ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद दिया तो उनकी नफरत और बढ़ गई। उन्होंने इस रिश्ते को एक बहाना बनाकर रजिया को बदनाम करना शुरू कर दिया ताकि लोग और सेना उनके खिलाफ हो जाएं। इस षड्यंत्र का नेतृत्व भटिंडा, जिसे तबरहिंद भी कहते हैं, के गवर्नर मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया कर रहे थे। अल्तूनिया बचपन में रजिया के दोस्त थे, लेकिन अब वह भी चालीसा के सरदारों के साथ मिल गए थे। उन्होंने रजिया के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। जब रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना के साथ भटिंडा पहुंची तो दिल्ली में मौजूद साजिशी सरदारों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने याकूत की हत्या कर दी और रजिया के एक और भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। भटिंडा में रजिया की सेना और अल्तूनिया की सेना के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में रजिया की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। अब रजिया के सामने एक बहुत मुश्किल स्थिति थी। उनका सिंहासन छिन चुका था और वह कैद में थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने अल्तूनिया को यह समझाया कि दिल्ली के सरदारों ने उसे भी धोखा दिया है, क्योंकि सुल्तान तो बहराम शाह को बना दिया गया। रजिया ने अल्तूनिया से शादी कर ली ताकि वे दोनों मिलकर दिल्ली पर फिर से कब्जा कर सके। यह उनकी एक और साहसिक चाल थी। अल्तूनिया से विवाह करने के बाद रजिया ने एक बार फिर दिल्ली का सिंहासन हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने और अल्तूनिया ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और दिल्ली की ओर मार्च किया। उनका लक्ष्य था बहराम शाह को हटाकर सत्ता पर फिर से काबिज होना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहराम शाह ने दिल्ली में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी और चालीसा के सभी सरदार अब उसके साथ थे। दिल्ली के पास कैथल नामक स्थान पर रजिया और बहराम शाह की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रजिया और अल्तूनिया की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। उनके बचे खुचे सैनिकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वे अकेले रह गए। युद्ध के मैदान से भागने के बाद वे दोनों बहुत थक गए थे और भूख से बेहाल थे। उन्होंने पास के एक गांव में कुछ किसानों से भोजन के लिए मदद मांगी, लेकिन दुर्भाग्य से उन किसानों ने उन्हें पहचान लिया और धन के लालच में उन पर हमला कर दिया। 14 अक्टूबर 1240 को इतिहास की इस महान शासिका की दुखद मृत्यु हो गई। इस तरह दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान का अंत हुआ। रजिया का शासनकाल भले ही सिर्फ 3.5 साल का था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वह मध्यकालीन भारत की सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक महिला थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि योग्यता और साहस किसी लिंग के मोहताज नहीं होते। उन्होंने उस समय की सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जब महिलाओं को केवल घर की चारदीवारी के अंदर ही सीमित समझा जाता था। उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक शासन किया, बल्कि एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता का प्रतीक है। रजिया सुल्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी और महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी। आज भी जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कब्र आज भी पुरानी दिल्ली के एक कोने में मौजूद है, जो हमें उस बहादुर रानी की याद दिलाती है जिसने पुरुषों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। रजिया सुल्तान का मूल्यांकन करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि वह किस दौर में जी रही थीं। वह एक ऐसे युग में थीं जहां राजनीति और युद्ध को पूरी तरह से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। उस कट्टरपंथी समाज में एक महिला का सुल्तान बनना और पुरुषों की तरह शासन करना एक कल्पना से परे की बात थी। रजिया ने न केवल इस कल्पना को सच कर दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि वह अपने समय के कई पुरुष शासकों से कहीं ज्यादा योग्य थीं। उनका जीवन उन सभी परंपराओं और पूर्वाग्रहों को एक खुली चुनौती थी जो महिलाओं को कमजोर और कमतर आंकते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपनी पहचान एक महिला होने से पहले एक शासक के रूप में स्थापित की। उन्होंने पर्दा त्याग कर और पुरुषों के वस्त्र पहनकर यह संदेश दिया कि एक शासक की कोई लिंग नहीं होती, केवल योग्यता होती है। उन्होंने अपने फैसले खुद लिए और किसी के दबाव में नहीं आई।
उन्होंने दरबार में शक्तिशाली तुर्की अमीरों के एकाधिकार को तोड़ा और काबिलियत के आधार पर लोगों को पद दिए। ये उनके साहस और दूरदर्शिता को दर्शाता है। उनका शासनकाल भले ही छोटा था, पर उनके सुधारों ने सल्तनत की नींव को मजबूत करने में मदद की। रजिया सुल्तान की कहानी आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं अपने अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं। रजिया हमें यह याद दिलाती हैं कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। वह उन सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो नेतृत्व की भूमिका में आना चाहती हैं और समाज में बदलाव लाना चाहती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें सामाजिक बंधनों से डरकर अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में रजिया सुल्तान केवल दिल्ली सल्तनत की एक शासिका नहीं थी, बल्कि वह साहस और आत्मविश्वास की एक अमर प्रतीक है। इतिहास ने भले ही उनके साथ न्याय न किया हो और उनके शासनकाल को छोटा कर दिया हो, लेकिन उनकी विरासत समय की सीमाओं से परे है। वह एक ऐसी चिंगारी थी जिन्होंने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी एक कुशल नेता, एक बहादुर योद्धा और एक न्यायप्रिय शासक हो सकती है। जब तक साहस, समानता और न्याय की बातें की जाएंगी, रजिया सुल्तान का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा चमकता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।